बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम एक्सप्रेशन ट्री, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर 24 के अंदर भी कवर किया था, उसको आज फिर अगेन जो है उसका कंप्लीट कंसेप्ट दोबारा से लेंगे और इसी के साथ साथ हफमैन एनकोडिंग का जो कंसेप्ट सीखेंगे और हफमैन एनकोडिंग को प्रॉपर हम इसको सॉल्व जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26 के अंदर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों एक्सप्रेशन ट्री के बारे में मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एक्सप्रेशन ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें आप सिर्फ जनरल अपनी कोई अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज़ या फिर अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर नहीं करते ट्री के अंदर, बल्कि इसी के साथ आप सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को भी स्टोर करते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है, यानी जितने भी आपके अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का, पावर का, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को भी जब आप ट्री में जो है वो मैनेज करना शुरू कर देते हो अपनी जनरल वैल्यूज़ के साथ साथ, यानी अल्फ़ाबेट्स के साथ और अपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, जब आप इस तरह के जब आप सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स यानी ऑपरेटर्स को भी अपनी जनरल वैल्यूज़ के साथ ट्री में मैनेज करना शुरू कर देते हो, तो ऐसा ट्री जिसमें हम साथ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को भी मैनेज करते हैं, ऐसे ट्री को हम एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं। ठीक है जी। अब एक्सप्रेशन ट्री बनता कैसे है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक ट्री इन्होंने बना के दिखाया, कहते हैं एक्सप्रेशन ट्री कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपकी जनरल जो वैल्यूज हैं लाइक अल्फ़ाबेट्स उनके साथ ये ऑपरेटर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह जब आपके सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स भी ट्री में साथ ऐड हो जाएं तो ऐसे ट्री को हम एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं। अब ये इन्होंने ट्री बनाया, ये कैसे बिल्ड किया, ये अब हमने प्रैक्टिकली सीखना है। तो चलें इस ट्री को कैसे इन्होंने प्रैक्टिकली बनाया मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें इन्होंने किस तरह से इस ट्री को मैनेज किया वो हम देखने लगे हैं। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं आपके पास जो भी वैल्यू है ना, यानी जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन किया गया जिसका आपने एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करना है, उस एक्सप्रेशन को इन ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट करो। इन फिक्स ऑपरेटर से किस में कन्वर्ट कर दो, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो दोस्तों ये जो एक एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली कौन सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यानी इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन इससे पहले इन फिक्स एक्सप्रेशन थी जिसको उसने कन्वर्ट करके पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों जब भी आपने एक्सप्रेशन ट्री बनाना हो तो सबसे पहला रूल होता है कि आपको जो इन फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है उसको सबसे पहले आपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेशन ट्री को बिल्ड करने का। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्रेशन ट्री के अंदर जब हम अपनी इन फिक्स को एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 16 या 17 के अंदर गालबन आपको जब इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन सिखाई थी, वहाँ भी मैंने आपको डिटेल से समझाया था कैसे इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका जो स्टैक वाला लेक्चर है ना, मिड के सिलेबस में जो स्टैक वाला गालबन वो लेक्चर नंबर 11 के बाद ही है, कोई लेक्चर 11 से 20 के दरमियान में या कोई। ठीक है। तो वहाँ भी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो एक दफ़ा काइंडली उसे वॉच कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आता है इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहला स्टेप ये है, एक्सप्रेशन ट्री को बिल्ड करने के लिए आपने अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेना। तो चले मान लें हमने अपने एक्सप्रेशन को जो है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 जो था वो हमने कर लिया है। ठीक है। यानी उन्होंने हमें पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ज़रा गौर से सीख लें क्या करना है। कहता है फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको जो भी एक्सप्रेशन इन फिक्स गिवन है उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप ये कहता है आपने जो है ना, आपके पास जितने अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक जितने भी वैल्यूज़ आ रही हैं ना, यानी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपके पास ऑपरेटर्स के अलावा जितने भी ऑपरेंड्स आ रहे हैं, ऑपरेंड्स कौन से होते हैं, यानी जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स ABCD होते हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 4 होती हैं, इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो कहते हैं जितने आपके पास ऑपरेंड्स पाए जा रहे हैं ना, उतने इंडेक्स का आप एक एरे बना लो जो कि एक स्टैक होगा, जो क्या होगा, एक स्टैक होगा। ठीक है जी।
अच्छा, तो हमने एक स्टैक बना लिया, ये जो उसने स्टैक बना के हमें दिया, ओके हमने ये बना लिया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप ये कहता है अब आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो भी फर्स्ट आपको करैक्टर गिवन है, कहता है उसको उठाना है और उसको उठा के स्टैक में पुश कर देना है। शर्त ये है कि जो आप करैक्टर उठा के स्टैक में रखने लगे हो ना, वो ऑपरेटर ना हो, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये वाला ऑपरेटर ना हो, बल्कि कोई ऑपरेंड हो, यानी या तो अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो। तो फिर कहता है उसको उठा के क्या कर देना है? पुश कर देना है स्टैक में। लेकिन कहता है अगर वो एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इनमें से कोई है, तो फिर कहता है आपने क्या करना है, जो बाय डिफॉल्ट आपने स्टैक के अंदर जितने भी यानी आपने करैक्टर रखे हुए हैं ना, अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक, कहता है उनमें से जो सबसे लास्ट वाले दो होंगे ना, उनको पॉप करना है और उनको पॉप करके जो भी ऑपरेटर अभी अभी आपने लिया एक्सप्रेशन से, कहता है वो वाला ऑपरेटर उनके ऊपर अप्लाई कर देना। उन दो जो अभी अभी आपने ऑपरेंड जो है वो बाहर निकाले हैं स्टैक से। तो चले अभी हम इसको एग्जांपल से करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आया ए चूंकि एक ऑपरेंड है, हमने इसको उठा के स्टैक में डाल दिया और पहले आपने उसको एक ट्री बना लेना, यानी एक नोड बनानी है, फिर उसको स्टैक में से रखना है। तो ये बेसिकली लाइन का शो कर रही है कि ये हमने ए को एक नोड में कन्वर्ट किया, फिर देन उस नोड को जो है वो इस स्टैक में रख दिया। चले इतना हो गया। नेक्स्ट क्या आया जी? नेक्स्ट आया जी बी कैरेक्टर। तो बी भी एक ऑपरेंड है, लिहाजा इसको भी हमने उठाया और उठा के इसकी एक नोड बनाई और इसको स्टैक के दूसरे इंडेक्स में रख दिया। चले इतना कर लिया। उसके बाद कहता है आगे ये स्टेटमेंट पढ़ लें, कहता है इफ सिंबल इज एन ऑपरेंड, कि अगर वो ऑपरेंड हो तो कहता है पुट इट इन वन नोड ट्री एंड पुश इट ऑन अ स्टैक। यानी कहता अगर जो आप सिंबल उठाने लगे हो, अगर वो एक ऑपरेंड है, अल्फाबेट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो कहता उसको उसकी आपने पहले एक नोड बनानी है इस तरह गोल सर्कल में और फिर देन उसे ऐसे स्टैक में पुश कर देना। चलें इतना हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सिंबल है जी? एक ऑपरेटर है। तो कहता है अगर एक ऑपरेटर हो तो फिर आपने क्या करना है? स्टैक का रूल क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट पे आपने अभी भी वैल्यूज दो एंटर किए ना, वो आपने पॉप करनी है स्टैक से और उनके ऊपर ये जो ऑपरेटर अभी अभी आपने लिया है एक्सप्रेशन से वो अप्लाई कर देना एक नोड, एक ट्री की फॉर्म में। ठीक है, तो चले नीचे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारे पास आया नेक्स्ट प्लस, तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लास्ट वाले दो जो हमारे पास अभी भी स्टैक में दो लास्ट वाले कौन से अभी भी हमने सिंबल भेजे हैं, एक ए और एक बी। तो ए और बी को हमने स्टैक से बाहर पॉप किया और इनके ऊपर अप्लाई कर दिया क्या? प्लस ऑपरेटर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अप्लाई करने का उसका कैसे तरीका, कैसे अप्लाई करता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहा है। ये देखें, ठीक है जी। उसने यानी एक नई नोड बनाई, पहले उसने ए और बी को बाहर पॉप किया, ए को लेफ्ट साइड पे रखा, बी यानी जो लेफ्ट पे था उसे लेफ्ट पे ही लिया, फिर बी एक यानी एक ट्री की शेप दे रहा है, यानी वो एक समझ रहे ना आप, एक ट्री की शेप दे रहा है। तो पहले उसने ए और बी को बाहर निकाला, फिर ए और बी के ऊपर प्लस का अमल अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद ये जो एक ट्री शेप बन गया, इस ट्री को दोबारा वापस कहता हम कहाँ रख देंगे? स्टैक के अंदर दोबारा रख देंगे। ठीक है जी। तो चलें, उसने इतना एक प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको दोबारा कहाँ रख दिया? स्टैक में रख दिया। चलें ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए इतना सा आपका ट्री बिल्ड हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या जी? सी। अब सी जो है वो चला जाएगा सेकंड इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अब सेकंड इंडेक्स में क्या चला जाएगा? सी। तो ये देखें ज़रा नीचे वाली देखें ज़रा डायग्राम में, ये देखें ये इतना पोर्शन बाय डिफॉल्ट पहले इंडेक्स में था, उसके बाद था डी सी। तो सी आपका पुश हो गया स्टैक में एक ट्री की फॉर्म में, यानी एक नोड की फॉर्म में। उसके बाद आया जी नेक्स्ट डी। तो डी भी एक ऑपरेंड है, लिहाजा ये इसकी भी हमने एक नोड बनाई और इसको स्टैक में पुश कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया जी ई। ई की भी हमने एक नोड बनाई और इसको स्टैक में पुश कर दिया। तो इस तरह हमने वन बाय वन सारे पुश कर दिए। अब नेक्स्ट हमने जब नेक्स्ट सिंबल उठाया तो वो था एक ऑपरेटर यानी प्लस। तो अब हम क्या करेंगे? रूल के मुताबिक, रूल ये कहता है कि अगर आपने जो अभी अभी सिंबल उठाया है, अब वो अगर एक ऑपरेटर है, तो फिर आपने क्या करना है? स्टैक में जो अभी अभी सबसे लास्ट पे आपने दो सिंबल पुश किए थे ना, उनको पॉप करना है और उनके ऊपर ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अब मुझे बताएं सबसे लास्ट पे अभी भी आपने कौन से दो सिंबल ऐड किए हैं, यानी कौन से दो ऑपरेंड ऐड किए हैं? तो एक डी और एक ई। एक ई है तो सबसे पहले ई पॉप होगा, फिर एक डी है तो डी पॉप होगा। तो लिहाजा दो ही सिर्फ करते हैं पॉप। कितने करते हैं? सिर्फ दो, क्योंकि आपको पता ना ऑपरेटर और कोई भी ऑपरेटर किसी दो के ऊपर अप्लाई होगा। तो लिहाजा ई को पहले आपने पॉप किया, फिर डी को पॉप किया। तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट ट्री में आपका क्या होगा? ये डी और ई के ऊपर एक नई नोड यानी ये प्लस जो है अरिथ ऑपरेटर जो है परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये देखें ज़रा डी और ई को हमने बाहर पॉप किया और उनके ऊपर जो है ये प्लस ऑपरेटर जो है वो
ऐड कर दिया एक नोड की फॉर्म में, तो ये आपका एक और ट्री बन गया। जैसे वो एक ट्री बना, यानी ये बेसिकली प्लस क्या शो कर रहा है, बेसिकली डी और ई को हमने आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आया, यानी ये जो ट्री बन गया नया आपका, इसको दोबारा अगेन आपने स्टैक में पुश कर दिया। जैसे स्टैक में पुश किया तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आया, फिर आपने क्या करना है, स्टैक में जो सबसे लास्ट पे आपके दो इंडेक्स हैं उनकी वैल्यूज को पॉप कर देना। तो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा स्टैक का जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाला इंडेक्स है, ये जिसमें ये पूरे का पूरा ये ट्री पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो इस ट्री को सबसे पहले आपने क्या किया, पॉप किया स्टैक से। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा पॉप होगा, दूसरे नंबर पे ये सी पॉप होगा, लिहाजा ये सी और ये आपका पूरे का पूरा ट्री, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये आपका मल्टीप्लिकेशन का अमल। तो यानी आपका जो नया ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये देखें ज़रा, ठीक है जी। तो सी आपने पॉप किया और साथ वो जो आपका सी के राइट साइड पे जो इतना इतना ट्री था उसको आपने पॉप किया और इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का अमल अप्लाई कर दिया। अब अमल अप्लाई करने के बाद दोबारा उनका जो ट्री नया हमारे पास इतना इतना पूरा बिल्ट हो गया है, इसको दोबारा हमने स्टैक में रख दिया। जैसे स्टैक में रखा, स्टैक में रखने के बाद अब अगेन नेक्स्ट आपका कौन सा लास्ट ऑपरेटर, लास्ट कौन सी सिंपल आ रहा है, एक ऑपरेटर है। तो जब वो एक ऑपरेटर है तो अब आपने फिर क्या करना है, फिर स्टैक में जो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी ट्री पड़ा हुआ है आपने रखा हुआ है उसको दोबारा पॉप करना है। लास्ट वाले दो इंडेक्स में से पॉप करते हैं। तो लिहाजा लास्ट वाले इंडेक्स में कौन सा पड़ा हुआ है, ये पूरे का पूरा ट्री लास्ट वाले इंडेक्स में पड़ा हुआ है। तो ये पूरे का पूरा ट्री हम पॉप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और इंडेक्स पॉप करना है। तो इसको पॉप करने के बाद नेक्स्ट हमारा पीछे वाला इंडेक्स कौन सा, ये वाला, क्योंकि लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना पॉप करना, तो कोई से दो पॉप करते हैं, ठीक है जी। कोई से दो नहीं, लास्ट वाले दो पॉप करते हैं। तो ये एक ये पॉप हो गया बाहर, ये वाला पूरा पूरा ट्री, और दूसरा हमारा ये वाला इतना इतना पोर्शन जो है वो पॉप हो गया। जैसे ये पॉप हुआ तो अब इस पोर्शन और इस पोर्शन के ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल अप्लाई किया। तो एक जो नया ट्री बन के आएगा आपके पास वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखें ज़रा, वो जो आपने जो ए बी प्लस का जो पोर्शन बाहर निकाला था पॉप करके उसको, और ये जो इतना इतना ट्री अभी आपने बाहर निकाला था उसको आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया ट्री बन गया वो ये था, और इसको दोबारा अगेन हमने कहाँ रख दिया है, स्टैक के अंदर। जब स्टैक के अंदर रखा तो अब चूंकि आगे कुछ भी नहीं है, लिहाजा जो हमारा ट्री बिल्ट हो गया है इस ट्री को हम अब क्या कर देंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे। जब पॉप करेंगे तो हमारे पास देखें ट्री एक्सप्रेशन ट्री जो है वो बिल्ड हो गया, सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये देखें, ये इस तरह से एक्सप्रेशन ट्री हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक में। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो स्टेप दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। पहले स्टेप पे आपने जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था इनफिक्स, उसको आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, फिर एक स्टैक बनाया। उस स्टैक के अंदर आपने वन बाय वन जो है, अगर तो आपका कोई ऑपरेंड है उसको आपने ऐड किया, स्टैक में पुश किया, और अगर आपका ऑपरेटर है तो फिर आपने क्या किया, सबसे लास्ट वाले दो स्टैक में जो भी आपने ऑपरेंड रखे होते हैं उनको पॉप करते हैं। उनको पॉप करके उनके ऊपर वो ट्री की फॉर्म के अंदर एक नोड्स बना के उनके ऊपर वो जो भी आपका पास वो ऑपरेटर है उसको अप्लाई करते हैं और अगेन वापस स्टैक में रख देते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट पे आके हमारे पास ये पूरा जो है ट्री बिल्ड होके आ चुका है। तो ये था एक्सप्रेशन ट्री, और इसको कैसे बिल्ड किया जाता है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हफमैन एनकोडिंग। हफमैन एनकोडिंग एक पूरा प्रॉपर एक लॉजिकल कंसेप्ट है जिसको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल हम जो है कवर करेंगे कल की वीडियो के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 26 के अंदर। अभी मैं आपको सिर्फ हफमैन एनकोडिंग का जनरल जो कंसेप्ट है जो इन्होंने यहाँ पे पूरा आपको इतनी बड़ी थ्योरी के अंदर समझाया हुआ है, इसको मैं समराइज करके यानी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, अभी ही समझाऊंगा, लेकिन इनकी ये सारी थ्योरी उसी मेरे कंसेप्ट को कवर कर रही होगी, ठीक है जी। तो चलें देखते हैं। फर्ज करें एक अली नाम का लड़का है, एक अली नाम का एग्जाम्पल देकर समझाने लगा, जरा गौर से सुनिएगा हफमैन एनकोडिंग होती क्या चीज़ है। एक अली नाम का लड़का है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, पेंट, ठीक है जी। पेंट ओपन किया आपको अच्छे से समझाने के लिए। फर्ज करें एक अली नाम का लड़का है, ठीक है जी, और एक जो है वो खिजर नाम का लड़का है, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी। अब ये अली जो है वो एक लड़का है जिसने खिजर जो लड़का है उस नाम का जो लड़का है उसको एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। क्या करना है, एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ MSG मैसेज। तो इसने एक मैसेज फॉरवर्ड करना है, ठीक है जी। फर्ज कर लेते हैं अली ने खिजर को जो मैसेज फॉरवर्ड करना है वो मैसेज है लाइक अल्लाह, ठीक है। फर्ज करते हैं अल्लाह पाक, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो अली ने खिजर को एक मैसेज फॉरवर्ड किया अल्लाह पाक के नाम से। क्लियर यहाँ तक? ओके जी। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब अली ने खिजर को एक मैसेज अल्लाह पाक फॉरवर्ड करेगा तो वो मैसेज किसके जरिए फॉरवर्ड होगा,
किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए, किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए। अब आपको अगर नहीं पता ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन मीडिया जनाब वो आपका मीडिया होता है जिसके थ्रू आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। अब ट्रांसमिशन मीडिया लाइक फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है, वो कोएक्सियल केबल हो सकती है, वो आपके जो आप ऑन यानी ये जो वाईफाई यूज़ करते हो ये हो सकती है, ठीक है जी, विदाउट केबल, ठीक है जी, ये हो सकती है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए, ट्रांसमिशन मीडिया हो गए। अब ट्रांसमिशन मीडिया को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। क्या होता है, प्रॉपर एक सेटअप क्या होता है, नेटवर्क। तो यानी हम अपना मैसेज किसके थ्रू सेंड करते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं। अब वो नेटवर्क कौन से हो सकते हैं, लाइक आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैज एक नेटवर्क है, टेलीनॉर एक नेटवर्क है, लाइक इस तरह यूफोन एक नेटवर्क है। तो ये जितने भी आपकी नेटवर्क कंपनीज हैं जो आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, ठीक है, आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क्स कंपनीज, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आपने गौर से सुनना है। अब देखें, जब अली ने खिजर को मैसेज फॉरवर्ड किया तो क्या सिर्फ, तो यहाँ पे अली क्या है, अली एक सेंडर है, अली एक सेंडर है क्योंकि अली ने मैसेज फॉरवर्ड किया है। तो अली एक सेंडर है और जो खिजर है वो एक रिसीवर है, रिसीवर है, ठीक है जी, रिसीवर है, ठीक है जी। तो अली एक सेंडर है, खिजर एक रिसीवर है। तो जब अली ने अल्लाह पाक मैसेज खिजर रिसीवर को सेंड किया तो क्या अली अकेला नेटवर्क के ऊपर सेंडर है, नहीं। उस टाइम के अंदर मे भी नहीं बल्कि यकीनन उस टाइम के अंदर और भी बहुत से सेंडर होंगे जिन्होंने किसी और को, एक सेंडर ने दूसरे रिसीवर को मैसेज फॉरवर्ड किया होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अली अकेला सेंडर नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर जो सिर्फ अकेला ही एक टाइम के अंदर मैसेज सेंड करेगा, नहीं नहीं, उसके साथ और बहुत से सेंडर्स हैं, ठीक है जी, और बहुत से सेंडर्स हैं। तो अब क्या होगा, जब अली जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है अगर उस मैसेज की लेंथ बहुत ज़्यादा तो क्या होगा भला, बाकी जो सेंडर्स मैसेज सेंड कर रहे हैं उनको टाइम रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। क्योंकि आपको पता ना कि जो जब आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो किस फॉर्म में सेंड होता है, ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर वो बिट्स की फॉर्म में सेंड होता है। किस फॉर्म के अंदर, बिट्स की फॉर्म के अंदर। उन बिट्स के पहले पैकेट बनते हैं, फिर देन वो पैकेट ट्रांसमिट होते हैं किसके ऊपर, ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। तो भाईजान जब अली ने अपना मैसेज फॉरवर्ड किया खिजर को, तो वो जो मैसेज उसने फॉरवर्ड किया जब वो बिट की फॉर्म में फॉरवर्ड होगा, अगर वो बिट्स ज़्यादा होंगी, तादाद में ज़्यादा होंगी, तो उनको फॉरवर्ड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब उनको टाइम ज़्यादा लगेगा तो इस तरह अली कोई अकेला सेंडर तो नहीं है, उसके साथ और बहुत से सेंडर्स अपना मैसेजेस या अपना डाटा जो है ट्रांसमिट कर रहे थे, जिससे क्या होगा, नेटवर्क के ऊपर तमाम यूज़र को लेट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने जनाब ये किया, हम साइंटिस्ट ने कहा कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम क्या करें, जो आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, लाइक अल्लाह पाक एक मैसेज है, आप ये फॉरवर्ड कर रहे हो, इस मैसेज को जो टोटल बिट्स है, फर्ज कर लेते हैं इस मैसेज को टोटल बिट्स लगनी है 164, फर्ज कर लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए 164 नंबर ऑफ बिट्स जो है हमें दरकार है। यानी इतने बिट्स हमारा ये मैसेज जो है ना अल्लाह पाक ये सेंड करेंगी अली से खिजर को, ठीक है जी। अब दोस्तों जब ये 164 बिट ट्रांसमिट होंगी तो उस दौरान लाखों यूजर्स और भी होंगे, लाखों सेंडर्स और भी होंगे जिनको क्या होगा, फिर लेट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क के ऊपर जितना ज़्यादा लोड, आपको पता ना नेटवर्क के ऊपर जितना ज़्यादा लोड होता है उतना लेट रिस्पॉन्स मिलता है हर यूज़र को। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा यार आप ऐसे करें कि जो आप चीज़ ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ बिट्स हैं टोटल, क्या उन नंबर ऑफ बिट्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी मिनिमाइज नहीं कर सकते। मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपका मैसेज छोटा हो जाएगा, यानी आपके मैसेज की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी या आपका मैसेज जो है वो छोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, मैसेज उतना ही रहेगा, लेकिन हम कोई ऐसी टेक्निक अपनाएंगे जिससे ये हमारी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो कम हो जाएँ, रिड्यूस हो जाए, ताकि जिससे क्या होगा, अगर आपने 164 बिट को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ बिट्स आप कम कर देंगे उतना ही हमारा नेटवर्क का फ़ायदा, क्योंकि नेटवर्क में जितनी कम बिट्स होंगी उतने हर यूज़र को जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए आप अपने मैसेज की नंबर ऑफ बिट्स को, ज़्यादा बिट्स को कम बिट्स में कन्वर्ट करते हो, लाइक ये 164 थी, आपने लाइक इसको 85 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया कंप्रेस करके, ठीक है। तो ये 85 बिट्स अब आपका ये अल्लाह पाक मैसेज अली से खिजर की तरफ सेंड कर देंगे, यानी बगैर क्वालिटी लॉस किए, बगैर आपका मैसेज की जो लेंथ है वो लॉस किए, सिर्फ हमने नंबर ऑफ बिट्स को कंप्रेस किया है, ठीक है। तो
एक ऐसी टेक्निक जो आपके नंबर ऑफ बिट्स को जो है वो कंप्रेस करती है, थोड़ा करती है, मिनिमाइज करती है, ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हफमैन एनकोडिंग। तो ये हफमैन एनकोडिंग बेसिकली यही था, ये सारी जो थ्योरी इन्होंने लिखी हुई है बेसिकली सारी थ्योरी का यही लुबे लुबाब था, जो मैंने आपको एक बहुत अच्छी डिटेल के साथ, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि जनाब एक सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स दरकार होती हैं, उन नंबर ऑफ बिट्स को मिनिमाइज करने वाली जो टेक्निक है ना, कंप्रेस करने वाली जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम हफमैन एनकोडिंग कहते हैं। अब हफमैन एनकोडिंग के जरिए किस तरह से हम नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करते हैं या मिनिमाइज करते हैं या कंप्रेस करते हैं, वो पूरा एक एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम को इंशाल्लाह हम कल फुल एंड फ्लेज स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।